Everything around us is connected. Plants, animals, humans, even microorganisms. And that connection is called an ecosystem. Welcome back, champions. This is Amrita, and today we are going to revise the most scoring and easy chapter of class 10th science. Chapter number 13, Ecosystem. In the next few minutes, I'll help you to revise food chains, food wave, tropic levels, and the 10% law in the simplest and the fastest way. Perfect for the last minute board revision. So stay focused till the end because this chapter can easily help you secure full marks. Let's start. So here we go, chapter number 13 इकोसिस्टम. बिफोर स्टार्टिंग इट फिर से रिमाइंड करती हूँ, ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, बहुत मार्क स्कोरिंग है. रीजन इसके पीछे ये है कि इस चीज को हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कई सारी चीजें डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं. इसीलिए इस चैप्टर में से हर एक चीज को अटेम्प्ट करना, मतलब मार्क्स को ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी प्लीज मत छोड़िएगा. स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम. इसके लिए डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यू एंड मी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, राइट, एंड ऑल्सो विथ नॉन लिविंग अदर सराउंडिंग्स. दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. जैसे कि हमारे अंदर, आपके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, इनफैक्ट छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर द लिविंग थिंग्स, राइट. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि हवा हुआ, पानी हुआ, सनलाइट हुई, सॉइल हुई, मिट्टी हुई, इनके साथ भी हमारा एक रिलेशन है. सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसको आप कंबाइनिंगली इकोसिस्टम बोलते हो, राइट. अब इकोसिस्टम को बेसिकली दो तरीके से बांटा गया है. इसके दो तरीके के पार्ट है. कौन कौन से? बायोटिक पार्ट्स एंड एबायोटिक पार्ट्स. बायोटिक पार्ट्स के अंदर ऑल द लिविंग कैटेगरी आती है, जैसे कि प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, राइट. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेन थिंग्स आती है, जैसे कि सनलाइट हो गई, एयर हवा हो गई, मतलब जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, दैट ऑल्सो कम इन द एबायोटिक कंपोनेंट्स. पानी हो गया, सॉइल हो गई, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट दे आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, right? That is why they are very 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 important for the ecosystem. Temperature is also come in the same category. अब इकोसिस्टम में हमने कई तरीके के इकोसिस्टम पढ़े हुए हैं, जैसे कि सिंपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पे हम और आप रहते हैं, फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड का एक इकोसिस्टम होता है, या आप इसको कह सकते हैं वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पर मछलियाँ सर्वाइव करती हैं, राइट. अब हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी गई है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स हमारी इकोसिस्टम को बना रहे होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में आप, मैं, all the animals, all the plants, all the microorganisms will come in this category, right. इनको भी हमने तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है. वो जो कि सबसे पहले प्रोड्यूसर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करना जानते हैं, और वो कौन जानता है? केवल और केवल प्लांट्स, राइट. प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द मैनी टाइम मल्टीपल प्रीवियस क्लासेस में हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते चले आ रहे हैं. ग्रीन प्लांट एंड सम एल्गी डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज वाई they are coming in the category of producer. Am I understandable to you? They are also known as autotrophs. Autotrophs मतलब जो खुद अपना खाना बना सकते हैं. In the presence of sunlight they do photosynthesis process and they make their own food. And they belong to the first tropic level. They provide food and energy to all the organisms. The second category comes consumer, which is known as heterotrophs. Heterotrophs मतलब all the animals and all the human beings. They cannot make their own food. हम और आप लोग किचन में जाकर कुकिंग तो कर लेते हैं, बट किचन में जाकर सब्जी बनाने या रोटी बनाना है या कुछ और चीज़ बनाना है, उस सब के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड, राइट. सो टाइप ऑफ कंज्यूमर, हम सभी के सभी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं. हमको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें आप बोलते हो हर्बीवोरस एनिमल, जैसे कि काऊ हुआ, डियर हुआ, रैबिट हुआ. सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको आप बोलते हो कार्निवोरस एनिमल्स, जो कि हर्बीवोरस एनिमल को खा जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग हुआ, स्नेक हुआ. एंड टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि टॉप कार्निवोरस एनिमल. टॉप कार्निवोरस मतलब कि लायन, टाइगर, दे ऑल आर. Alright, now look into this picture. Three types of heterotrophs: herbivorous, plant eaters, carnivorous, meat eaters, omnivorous eaters of meat and plants, and detritivores which eats debris, right. Afterward the decomposers come. Decomposers is the third category. पहली वाली थी producer, second वाली थी herbivorous and consumers, heterotrophs and consumers, and the third one is decomposers. Who they are? They are bacteria, they are fungi. That means combiningly
लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। वो क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को अपने सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक करते चले जाते हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, और जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर वापस से सॉइल में डाल देते हैं और अल्टीमेटली सॉइल वापस से फर्टाइल हो जाती है। व्हाट दे डू, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट जो कि सारे के सारे यूज़ कर लिए जा चुके थे, वापस से जब कोई डेड बॉडी के थ्रू वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। सो विदाउट डिकम्पोजर्स वेस्ट वुड कीप एक्यूमुलेटिंग। इनकी तीनों कैटेगरी को फटाफट से रिवाइज कर लो। देयर आर 3 कैटेगरीज फॉर द इकोसिस्टम: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मेक फूड, दैट मीन्स प्लांट्स; कंज्यूमर ईट अदर्स, that means animals; and decomposers they break, छोटे छोटे पार्टों में बांट देने वाले, दे आर नोन एज बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अब इसके बाद फटाफट से हम पढ़ लेते हैं बच्चों फूड चेन। फूड चेन के बारे में भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, आपको अच्छे से पता होगा फूड चेन क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। अब फूड चेन इज द लीनियर सीक्वेंस, याद रखिए डेफिनेशन अगर आप स्टैंडर्ड 10th के हिसाब से लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों वाली डेफिनेशन अब नहीं चलेगी, समझने समझाने के लिए हम वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर यू टू मेक द स्टैंडर्ड, राइट। आपकी लैंग्वेज आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। नाउ यू हैव ग्रोन अप, सो डेफिनेशन फॉर द फूड चेन वुड बी, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस इलस्ट्रेटिंग हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम एज एन वन कंज्यूम्स अनदर, right? So this is what you are supposed to do. In short, in easy language, a food chain shows how food and energy passes from one organism to the another organism in the sequence. The sequence is basically known as food chain. जैसे कि ये देखो food chain, आपको एक पिक्चर लगा कर रखी हुई है मैंने अपनी पीपीटी पर, जिसमें सन की लाइट लेकर प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे बिलोंग्स टू द प्रोड्यूसर कैटेगरी विच इज अ ग्रास, राइट। प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास ऊपर टेक कर रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग is eating grasshopper, tertiary consumer snake is eating frog, and the apex predator which is eagle is taking the snake, and in this category the food chain goes on, right? एक से दूसरे की तरफ ये बढ़ती चली जाती है। It is a sequence of that. Now इसके बाद आता है बेटा ट्रॉपिक लेवल। अब इसको भी फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है एंड 10% लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन की हर एक स्टेप को आप एक ट्रॉपिक लेवल से नाम दे सकते हो। इट शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस स्टेज पे है। अगर आपको उसके स्टेज के बारे में पता है मतलब आप ट्रॉपिक लेवल को जानते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन। इसमें मेन ट्रॉपिक लेवल को 4 कैटेगरी में डाला गया है: प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में प्लांट्स आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फ्रॉग टाइप्स के एनिमल आएंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में ईगल टाइप के एनिमल्स आएंगे जो कि अल्टीमेटली कंप्लीट करते हैं फूड चेन को। अब ट्रॉपिक लेवल का 10% रूल क्या होता है, इसको आप बोलते हो ट्रॉपिक लेवल 10% लॉ। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द 10% rule means that when energy is passed in an ecosystem from one tropic level to the next tropic level, only 10% of the energy will be passed on. मतलब एक ट्रॉपिक लेवल है, देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाकर दिया हुआ है, ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रायंगल को ड्रॉ करके एक बार एग्जाम से जाने के पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले वाले लेवल पे दिखाया हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर। यू कैन सी माय कर्सर इज रोटेटिंग ओवर हियर। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कि प्लांट, इनके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी बोथ ऑफ देम आर 100% एनर्जी। जब प्राइमरी प्रोड्यूसर से हम फर्स्ट लेवल कंज्यूमर वाली कैटेगरी में जाते हैं तो कुछ हीट एनर्जी
एनर्जी लिबरेट होती है, 10% डिडक्शन होता है. दैट मीन्स द 10% रूल मीन्स व्हेन एनर्जी इज पास इन द इकोसिस्टम फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट. सो आप ले सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर का इस लेवल से जब ये इस पे गया, सेकंड पे गया तो 10% का लॉस हुआ, फिर ऊपर गया 10% का लॉस हुआ. अब इस तरीके से होते 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 जब वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगा तो अब परसेंटेज बचेगा केवल 0.1%. एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू? सो दिस इज नोन एज 10% लॉ ऑफ ट्रॉपिक लेवल. ईच ट्रॉपिक लेवल इज इंपॉर्टेंट. अब देखो इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर को देख के आपको एक तरीके का वेब जाल समझ में आ रहा होगा जिसको आप बोलते हैं फूड वेब. फूड वेब होता क्या है? फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, मतलब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एंड एन इकोसिस्टम. अलग अलग तरीके की फूड चेन है और वो सभी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है जिसको आप बोलते हो फूड वेब. इट शोज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग रिलेशनशिप. राइट. अब जैसे डियर है, ट्रीज हैं, स्नेक्स हैं, ईगल है, माउस है, फ्रॉग है, ग्रास ओवर है, ग्रास है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. वेदर देयर फीडिंग सिस्टम इज completely different from each other, but then also they are interconnected with each other. That is why we call it web. अब there is one question may come in examination, why food web is called web? Web मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाला. जाला मतलब जाल, right? Now in nature an organism does not depend on only one source of food. कोई भी organism किसी एक तरीके के खाने के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. हम केवल एक ही तरीके का खाना नहीं खाते हैं, मल्टीपल तरीके का खाना खाते हैं. It may eat different organism and may also be eaten different type of and also be eaten by different predators, right? Because many food chains are connected together, they form a web like structure. जैसे जो घास है वो डियर खाती है. डियर को कौन खा जाता है? टाइगर खा जाता है. घास को रैबिट भी खाता है. डियर अकेला ही नहीं खाता, घास को डियर भी खाता है, घास को रैबिट भी खाता है, घास को कोई और अदर मल्टीपल एनिमल्स जैसे कि काऊ भी खाती है, बफेलो भी खाती है, बकरी भी खाती है. बहुत सारे एनिमल्स घास को खाते हैं. तो घास केवल डियर के लिए नहीं है, घास सभी के लिए है, राइट. अब डियर टाइगर जो है वो डियर को खाता है, तो टाइगर सिर्फ डियर को खाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई और चीज़ को भी खा सकता है. That is what they are talking about. In nature, an organism does not depend on only one source of food. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही तरीके के खाने पर डिपेंडेंट नहीं होता है. इट में ईट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स कभी डियर, कभी रैबिट, कभी कोई और एनिमल, एंड में ऑल्सो भी ईटन बाय डिफरेंट प्रेडेटर्स, राइट. दैट मीन्स डियर को ऐसा ही नहीं केवल टाइगर खाएगा, डियर को लायन भी खा सकता है, डियर को कोई फॉक्स भी खा सकती है, कोई भी एनिमल खा सकता है, रैबिट को भी कोई भी खा सकता है, इनफैक्ट डॉग भी खा सकता है. तो कोई डिफरेंट प्रेडेटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज फूड वेब. एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू? ऑल राइट, आई एम मूविंग अहेड. ओके, हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट? भाई हमारी और तुम्हारी एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ऑब्वियसली पड़ता है. वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेन कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है आजकल, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादातर हो रहा है. ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल दैट मीन्स पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज एक्सेसिवली विच डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस. सब तरीके की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, राइट. सो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं. सबसे पहली समस्या है डिफॉरेस्टेशन. लुक इनटू दिस पिक्चर. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों पेड़ों को काटना. पेड़ों की कटिंग जो होती है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेचर ने हमको दिया है हम उसी को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं नेचर में. बट वी आर कटिंग दिस ट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सच इन्वायरमेंटल इश्यूज. कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन, इट लीड्स टू द बायोडाइवर्सिटी, इट लीड्स टू द सॉइल एरोजन, इट इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग का भी यही रीजन है. तो ये जो डिफॉरेस्टेशन करके टॉपिक है बेटा, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट लिखने आएगा आपको. शॉर्ट नोट 2 नंबर का अगर आता है तो दिस मच अमाउंट ऑफ मैटर यू आर सपोज टू राइट फॉर 1 पैराग्राफ. एम आई अंडरस्टैंडेबल? नेक्स्ट टॉपिक फॉर द सेम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आसान है, आपको अच्छे से लिखने को समझ में आएगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, धीरे धीरे करके वो सारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी
सारे इमिशंस छोड़ती हैं विच आर टॉक्सिक्स, राइट, विच आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट एंड ड्यू टू विच इन्वायरमेंट इज सफरिंग, राइट, ड्यू टू विच इन्वायरमेंट के अंदर कई तरीके की टॉक्सिसिटीज देखने को मिलती हैं. सो फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेज, वेस्ट मटेरियल, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एवरी काइंड ऑफ पॉल्यूशन होते हैं विच इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो अगेन 2 मार्क के शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है. द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू अवर पॉल्यूशन, राइट. पॉल्यूशन भी इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस. एयर पॉल्यूशन, स्मोक, हार्मफुल गैसेज, वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक, केमिकल्स, जिसकी वजह से ह्यूमंस में, एनिमल्स में डिफरेंट तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनकी वजह से कई सारे प्लांट जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे एनिमल्स जो हैं एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रप्शन इन फूड चेन आपको देखने को मिल रहा है. नाउ दीज टॉपिक विच वी आर राइट नाउ रिवाइजिंग, दीज टॉपिक्स आर वेरी ईजी, वेरी मार्क स्कोरिंग. ओनली यू नीड टू कंसर्न अबाउट द वे यू आर राइटिंग योर answer for the same. Your standard should be matched to your age. Am I understandable to you? Pollution वाला टॉपिक आप सदियों से पढ़ते चले आ रहे हो, मगर अब जो आप आंसर लिखोगे उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को मार्क किया जाएगा. तो अपने आंसर को बहुत ध्यान से लिखिएगा, सही भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा. दिस इज माई एडवाइस फ्रॉम टू यू. ऑलराइट. एंड द फोर्थ थिंग इज ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी पेट्रोल हुआ, जैसे कि हमारे कोल हुआ, जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी का नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग एक्सेसिव यूज़ करने लगे हैं. वाटर का हम एक्सेसिव यूज़ करने लगे हैं, मिनरल्स का हम एक्सेसिव यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में कमी आने लगी है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने लगा है, विच इज़ नोन एज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज में कमी आना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस देखने को मिलने लगा है, एनर्जी क्राइसिस होने लगा है, हमें मतलब प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी भी नहीं मिलती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द नेचर, दीज रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड सस्टेनेबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. अगर हमने और आपने मिलकर आज कंट्रोल नहीं किया तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि पेट्रोल क्या था, पेट्रोल से कैसे गाड़ियाँ चलती थी. ये सारी तरीके की चीज़ें हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके जिस तरीके से आप और हम कर रहे हैं. तो अपने को उसके ऊपर कंट्रोल लगाना और उसका सस्टेनेबल यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू, एंड ड्यू टू ऑल दोज environmental activities which human are doing, we are suffering with overall effects on environment. These are the very important topic for short note. Global warming, loss of biodiversity, climate change and ecological imbalance. All these four things you are supposed to write in the proper manner. Am I clear? आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बात है ओजोन, जिसके बारे में आपको और हमको बहुत अच्छे से पता है. ओजोन क्या होती है? ओजोन की जो लेयर है वो हमारी अर्थ के ऊपर लगी हुई है, ओजोन लेयर कहलाती है. लुक इनटू इन दिस पिक्चर. ये हमारी अर्थ का पिक्चर लगाया हुआ है. सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अर्थ पर आने के पहले एक ब्लू कलर के सर्कल के थ्रू बताई गई हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है UVA UVB. ये जो ब्लू कलर की पर्पल कलर की सर्कल वाला स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है? ओजोन लेयर, जो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा होता है O2, वाइल जब यही ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको बोलते हो ओजोन. सो ओजोन मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला होता है O3. You can look into my cursor over here. I have put it like this. It is present in the stratosphere and forms a protective layer around the earth called ozone layer. This layer acts as a shield and absorb harmful ultraviolet radiations coming from the sun. जैसे कि छाती की तरह हमारे लिए काम करती है. अगर हमने छाता लगा के रखा है, अम्ब्रेला लगा के रखा है, तो डायरेक्टली पानी की बूंदें हमारे सिर पर नहीं पड़ती हैं. सिमिलर मैनर में जो ओजोन लेयर होती है हमारी अर्थ के चारों तरफ एक अम्ब्रेला का काम करती है, और जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आती हैं, वहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. ये डायरेक्ट आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज अगर अर्थ पर डायरेक्टली आएंगी तो बहुत सारी डिसीजेस पैदा करती हैं, जिससे हमें ये ओजोन लेयर बचाती है. इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. क्यों? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. इट प्रिवेंट्स स्किन कैंसर, क्योंकि इतनी तीखी होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज कि आपकी स्किन को हार्म करेंगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर एंड आई डैमेजेस हो सकता है. तो ओजोन लेयर हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है. इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड क्रॉप्स. इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस. राइट. उसके बाद हम
ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में सीखेंगे। डिप्लीशन मतलब पता है बेटा क्या होता है? ओजोन लेयर धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो रही है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सो ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन होने लगा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू द हार्मफुल केमिकल रिलीज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी और आपकी इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं कि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, उसकी वजह से बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड ड्यू टू ऑल दोज एक्टिविटी जो ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, मतलब वो थिन होती चली जा रही है। यू कैन लुक इन टू दिस यूवीसी यूवीबी अल्ट्रावायलेट रेजेस। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है CFC। अब इसका नाम याद रखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। हमारे तुम्हारे सबके घरों में आज की तारीख में रेफ्रिजरेटर रहता है, जिसके अंदर CFC नाम की गैस का यूज़ किया जाता है। एयर कंडीशनर हम सभी लोग यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। एरोसोल स्प्रेज, phone manufacturing, everywhere we are using CFCs. When CFC reaches the stratosphere, they break down due to ultraviolet radiation and release chlorine atoms. These chlorine atoms destroy ozone molecule. आपको समझ में आई बात गहराई की? जो हमारे फ्रिज में जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हमारे जो AC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हमारे AC आजकल कारों में और व्हीकल्स में भी लगते हैं, तो उनमें भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो अल्टीमेटली पहुंचता कहाँ है? धीरे 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 करके वो पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जहाँ पर उनको मिल जाती है ओजोन। ओजोन और ओजोन के साथ में कौन मिलता है? अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को बाहर निकालती हैं। ये क्लोरीन ओजोन के लेयर को धीरे धीरे करके पतला करती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्या क्या है समस्याएं भाई? स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, आई डैमेज। कैटरैक्ट आप देखो, ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं 60s प्लस भी नहीं हो पाते, 55 की उम्र से वो लोग कैटरैक्ट की ऑपरेशन मतलब करवाने की कोशिश करते हैं, उनकी आंखों में धुंधला नज़र आने लगता है। DNA डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारी जेनेटिक डिसीजेज हमारी जनरेशन्स को देखने को मिल रही हैं। एंड इट हार्म्स टू द क्रॉप्स एंड मरीन लाइफ ऑल्सो। यस इट इज़, है ना? सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर सपोज टू नॉट यूज ऑन द रेगुलर बेसिस। नाउ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब इसमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो मैनेजमेंट है गार्बेज का, उसे हमें कैसे करना चाहिए। गार्बेज इज बेसिकली इज द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर होम, our school, our industries and market. Proper management of garbage is necessary. Obviously, yes. Why? To keep the environment clean, to prevent the pollution around us. And waste is basically दो तरीके का वेस्ट होता है। कौन कौन सा? एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिसको आप बोल सकते हो जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, जिसके अंदर अपन सभी ग्रीन वेजिटेबल, प्लांट्स, पत्तियाँ, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड, ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल द फ्रूट्स, यू कैन लुक इनटू दिस पिक्चर, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, लीव्स, कॉटन क्लॉथ एक्सेट्रा, ऑल आर कमिंग इन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रो उसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और धीरे धीरे करके इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका उपयोग मैन्योर के फॉर्म में किया जाता है और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वापस से मिल जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से हमारी सॉइल ज़्यादा अच्छी तरीके से फर्टाइल बनी रहती है और खेती बाड़ी में वो सॉइल का काम ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग एंड हेल्प इन द इम्प्रूविंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। अब दूसरे तरीके के वेस्ट मटेरियल होते हैं बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। आप इससे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आई एम श्योर, बट आपको उसको लिखना सीखना होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इजीली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ग्लासेस, मेटल्स, पॉलिथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सभी जो चीज़ हम लोग खतरनाक तरीके से आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं, दे ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अंडरस्टूड? उनको डिकम्पोज होने में न जाने कितने वर्षों लगेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, जैसी चीज़ें हैं। दे विल बी इन द एनवायरमेंट फॉर मैनी 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 ईयर्स। बिकॉज ऑफ दैट सॉइल के अंदर पॉल्यूशन होगा, वाटर के अंदर पॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी और इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, राइट? क्योंकि इसमें से अलग अलग तरीके की गैसेज भी डिफरेंट होती हैं। नाउ अब इन सारी डिस्कशंस को हमने कर लिया। अब हमारे पास आया 5R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल, 5 रूल्स
For five principles is an effective method of managing waste and conserving the environment. प्रॉब्लम भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं. प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है. 5 आर में से फर्स्ट आर है रिफ्यूज. दैट मीन्स रिफ्यूज कर दो. दैट मीन्स नो टू अननेसेसरी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट. रिफ्यूज प्लास्टिक बैग्स. Avoid single-use plastic. Do not accept items that create waste material. If you will do this, you are going to use the first R for the 5R principle. Second R is reduce. Minimize the amount of waste that we produce. हमें ज़रूरत से ज़्यादा waste निकालना नहीं चाहिए. Buy only what is needed. Use less electricity. Choose product with less packaging वाला. The third R is reuse. रिफ्यूज, रिड्यूस एंड नाउ रीयूज. फिर से यूज करो. यूज आइटम अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट. रीयूज ग्लास बॉटल्स एंड कंटेनर्स. यूज क्लॉथ बैग्स मल्टीपल टाइम्स. Do not throw out your garments. Old clothes and old books can be donated to someone who can utilize them again, so that you will be able to reuse all those material which you have already used. The fourth one is repurpose. Repurpose means use an old item for a new purpose. Old tires can be used as a plant pots. Plastic bottles can be used for gardening. And the fifth and the last one is recycle. Convert all the waste material into a new useful product. जैसे कि पेपर रिसाइकलिंग आप कर सकते हो, मेटल रिसाइकलिंग आप कर सकते हो, प्लास्टिक रिसाइकलिंग आप कर सकते हो. तो आप इन पांचों आर को समझ लीजिए. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड रिसाइकल. ये पांचों एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो बहुत तरीके की टॉक्सिसिटी पैदा हो रही हैं वो सारी धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द एग्जाम प्रॉस्पेक्टस बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को मैं बताना चाहूँगी, ये पांचों प्रोसेस जो हैं, 5R प्रिंसिपल जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको ठीक तरीके से रिवाइज करके आपको इसको लिखना होगा. एंड दिस इज डन. And with this, we complete our final chapter, ecosystem. Thank you, my dear student, for sincerely attending all my revision classes and trusting this free YouTube revision series. I truly hope this quick revision help you in your last minute preparation and boost your confidence to score excellent mark in your board exam. Keep revising, stay confident, and give your best because success belongs to the discipline. All the very best for your exams and keep shining.